हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन, मतलब भारत और चीन के व्यापार संबंध। अभी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि बहुत न्यूज़ में छाया हुआ है कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसका जो इम्पोर्ट है चाइना के साथ वो लगभग 101 बिलियन को पार कर चुका है, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगभग रुका हुआ है। ठीक है, लगभग सेम सा है, वो आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बन जाता है चाइना के साथ। अब चाइना के साथ कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट हो, लड़ाई हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के रिलेशन, चाहे वो चाइना के साथ हो, यूएई के साथ हो, रशिया के साथ हो, नेपाल के साथ हो, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बन के आ जाते हैं। और ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हो गया है ट्रेड डेफिसिट का, क्योंकि लगभग 101 बिलियन का इंपोर्ट है इंडिया का, लेकिन एक्सपोर्ट उसका लगभग कहीं ना कहीं 20 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे इतने बड़े गैप होने की वजह से हमारे लिए यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के क्या आ सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर द रीज़न फॉर द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ पूछ सकते हैं आपसे कि भारत और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के कारण क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि एनालाइज द इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद चाइना, कि चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए और साथ में हमें रीज़न भी बताइए कि चाइना और इंडिया के बीच में जो व्यापार घाटा हो रहा है उसके कारण को स्पष्ट कीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कि जो इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है, चीन व्यापार के जो संबंध है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकते हैं, क्वेश्चन हमारा कोई सा भी क्यों ना आए, बस हमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, हमें ऐसा बनना है, एक्सपर्ट बन जाना है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, हम सारे के सारे इसको अटेम्प्ट करके ही आएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, पूरे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, क्या क्वेश्चन आए, क्या बन सकता है, क्या हमें पॉइंट लिखने हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब देखो, यहाँ पर यही लिखा है कि इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैज़ क्रॉस्ड 101 बिलियन हो चुका है। ठीक है, 2023 और 24 से। अगर 18-19 की बात करें तो ये आपका 70 बिलियन था। अब देखो यहाँ पर 70 से 101 बिलियन पहुँच चुका है। ये हमारी बड़ी खबर है, तो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है। अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे, हमें देखेंगे चीन से आयात। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी चाइना से कुछ ज़्यादा अच्छी तो बनती नहीं है, क्योंकि जो चाइना है कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी को लेकर न्यूज़ में छाया रहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के हमारे पार्ट्स को बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है, कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बोलता है, कभी सीपैक को लेके कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, कहीं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर रहता है। और कभी ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, BRI हो गया, सीपैक हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और कहीं ना कहीं वो पोर्ट्स को बना रहा है, हमवन टोटा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को कहीं ना कहीं वो तंग करता रहता है। तो इन चीज़ को लेकर चाइना भारत के साथ की ठनी रहती है चाइना की। उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, आयात जो है हमारा चाइना के साथ, वो बढ़ गया है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, चाहे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं इतने, हम इतना अच्छे रिलेशन बोल भी नहीं सकते हैं, उसके बाद भी हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि जो हमारा जो चाइना है, मतलब हमारा जो आयात है चाइना के साथ, उसके बारे में पढ़ते हैं पहले, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडिया चाइना के रिलेशन, ट्रेड रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारा चीन के साथ इंपोर्ट क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि 2020-21 और 21-22 में अगर देखें, ठीक है, 20-21 और 21-22 में देखिए, तो चाइना के साथ इंडिया का जो इंपोर्ट है, जो आयात की जो हिस्सेदारी है, वो पहले थी आपकी 16% और अब है आपकी 15.4%। कि जो इंपोर्ट है हमारा, भारत 16% और 15%, इतना जो चाइना से ही इंपोर्ट करता है। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ये हो गया।
अगर आप एग्ज़ाम में आंकड़े लिख कर आते हैं तो आपको उस चीज़ से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इन आंकड़ों को, डाटा को ज़रूर लिख कर आइए। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि और एक बात और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोरोना हुआ था, ठीक है, जो कोविड-19 था, आपको सबको पता होगा कि कोविड-19 से पहले जो हम इम्पोर्ट करते थे चाइना के साथ, ठीक है, और कोविड-19 के बाद जो इम्पोर्ट करा है, कोविड-19 के बाद का इंपोर्ट चाइना से घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कोरोना के बाद तो चाइना के साथ भारत का इंपोर्ट घटा होगा, लेकिन वो घटा नहीं है बल्कि वो काफ़ी अधिक हो गया है। तो हमारा ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम अब ये देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यूएई है, ठीक है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, वो भारत का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। अब दूसरे नंबर का क्यों है? क्योंकि हम लोग यूएई से ज़्यादातर जो आपका क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल है, उसका ही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम चाइना के बारे में देखें तो चाइना से हम लोग नॉन क्रूड ऑयल के जो गुड्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो तेल तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नॉन क्रूड ऑयल, ठीक है, ठीक है, तो चाइना से हम लोग नॉन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो नॉन ऑयल इंपोर्ट है, मतलब कि जो गैर तेल आयात हैं, उनका जो प्रोडक्ट मतलब जो अमाउंट जो होता है वो क्रूड ऑयल से ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट है, आयात है, चाइना के साथ बड़ा है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा चाइना के साथ क्या उनसे गुड्स को हम लोग आयात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम आयात करते हैं, क्या क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, एट्सेट्रा। ये ऐसी, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी। तो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड प्लास्टिक्स हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं चाइना से। अब क्यों इम्पोर्ट करते हैं? देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारत इंपोर्ट करता है, बड़े तादाद में करता है। क्योंकि हमारा जो देश है वो डिजिटलाइजेशन की साइड बढ़ रहा है। हर चीज़ आपकी डिजिटलाइज हो रही है, हर इंसान के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डिजिटल घड़ी है। तो यहाँ पर डिमांड है हमारे देश में इस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, ठीक है। और हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस कंट्री है वो भारत ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी भारत में ही है, इसीलिए इस चीज़ की डिमांड भी है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को आयात करता है, इंपोर्ट करता है। कुछ चिप्स भी होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जो कि हमारे लैपटॉप वगैरह में लगाई जाती हैं। ये बात हो गई, ठीक है। अब क्या है इसमें? ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। अब फार्मास्यूटिकल्स एंड प्लास्टिक। फार्मास्यूटिकल्स का अगर हम बोलें तो वो होता है एपीआई, ठीक है। एपीआई में क्या है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तरीके का रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल होता है जो कि दवाइयाँ बनाने के काम आता है। और जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो जेनेरिक दवाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता है। तो भारत को ये एपीआई को इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है चाइना से। तो ये हमारी बात हो गई, हमने देख लिया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द आइटम अकाउंट्स मोर देन 70% ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक वस्तुएं, ये भारत जो चाइना से जितनी भी चीज़ें आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसका 70% भाग इन्हीं चीज़ों का है, ठीक है। उसका रीज़न हमने देख लिया, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है इन चीज़ों की, साथ में हमारे जो डिजिटलाइजेशन की साइड जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा चैनल है उस पर आप सभी बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो पहली सीरीज़ है हमारी जीएस की। जीएस एमसीक्यूज़ में क्या है, हम लोग आपके लिए रेगुलरली केवल 8 एमसीक्यूज़ लेके आते हैं, और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि न्यूज़ में खबरों के रूप में आते हैं। तो इन्हीं खबरों से हम लोग
क्वेश्चंस आपके लिए बनाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कभी भी खबरें नहीं पूछी जाती हैं बल्कि उनसे बनने वाले क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 MCQs आपके लिए रेगुलरली लेकर आते हैं, ठीक है। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की। पॉलिटी में हम लोग 10 MCQs आपके लिए करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि राज व्यवस्था होती है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करती है। तीसरी सीरीज़ है हमारी NCERT की। NCERT में क्या है, ये NCERT में पहले हम आपको चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ाते हैं, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद उससे बनने वाले जितने भी MCQs हैं वो आपको करवाते हैं, जिससे कि आपके जो फंडामेंटल हैं, बेसिक्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। हम लोगों ने क्लास 6 जो है वो पूरी करवा दी है, डिटेल भी पढ़ा दी है, साथ में उसके MCQs भी करवा दिए हैं। हम लोगों ने स्टैटिक ज्योग्राफी से करी है, भूगोल से करी है, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके लेकर आएंगे। क्लास 7 जो है आपकी ख़त्म होने ही वाली है। तो इनके जो आपके MCQs हैं डिटेल जो हैं वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाते हैं वो आपको इस चीज़ की फ़ीस लगती है, लेकिन हमारे चैनल पर NCERT की जो सीरीज़ है वो सारी की सीरीज़ आपको फ्री में मिल रही है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की। ट्रिक्स में क्या है, हम लोग आपके लिए 5 MCQs को कवर करवाते हैं रेगुलरली, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके आने की संभावना होती है, और एक अनोखे तरीके से करवाते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा है वही चीज़ आपको देते हैं। और हमारी है करंट अफेयर मंथली की। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको कंपाइल करके 1 लाइनर में आपको मैगज़ीन के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, और वही न्यूज़ लाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। आलतू फालतू कोई भी न्यूज़ नहीं रहती है इसके अंदर। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी मेंस के टॉपिक जो आपको मैं करवा रही हूँ, और एक हमारी है शॉर्ट वीडियोज़ की, जहाँ पर कि आपको कंसेप्ट वाइज क्लियरेंस दी जाती है टॉपिक की, ठीक है। और हमारे कम्युनिटी में आपको क्वेश्चंस रेगुलरली मिलेगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में घबराए नहीं, प्रैक्टिस यहीं पर कर लिए। चलिए, तो हमारे चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, अब हम चलते हैं इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू चाइना। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हम लोग इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी तो कुछ ना कुछ निर्यात करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे चाइना को, वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक डाटा के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग, तो डाटा हमें ये बताता है कि जो भारत का जो निर्यात है चाइना के लिए, एक्सपोर्ट है, वो बढ़ा है रीसेंट ईयर में, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हाल के वर्षों में चीन को भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग इंपोर्ट या आयात को ही बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने एक्सपोर्ट और निर्यात को भी बढ़ा रहे हैं। ये किसने बोला है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक डाटा के अकॉर्डिंग ये बात है। अब देखो, मैं जब आपको डाटा बता रही हूँ, अपने आंसर राइटिंग में इसको ज़रूर लिख कर आना, क्योंकि इन डाटा से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। देखो, 2021 और 22 में अगर देखें तो हम 20 और 21 में अगर हम देखें तो जो हमारा एक्सपोर्ट था, जो निर्यात था चाइना के लिए, वो लगभग $21 बिलियन का था, ठीक है। 19-20 में देखें तो 16 बिलियन का था। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 5 बिलियन की बढ़ोतरी करी, $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के निर्यात की बढ़ोतरी करी। लेकिन यहाँ पे हमने बढ़ोतरी करी, ये देखो, ये है आपका 21 बिलियन का डॉलर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है। लेकिन अगर चाइना से हम लोग अपने इंपोर्ट की बात करते हैं, मतलब आयात की बात करते हैं, तो वो हमने क्या देखा, लगभग $101 बिलियन। अब देखो, ये है आपका $101 बिलियन और ये है आपका $21 बिलियन। तो इसमें कितना बड़ा गैप आ गया, कितना बड़ा गैप है, लगभग आपको $180 बिलियन का गैप दिखेगा। तो इसी गैप को, इसी डेफिसिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डेफिसिट बोलेंगे। अब ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट या फिर हम लोग व्यापार घाटा बोलें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी देश अगर इंपोर्ट जो है, जो आपका आयात है, वो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एक्सपोर्ट वो कम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड
डेफिसिट। यही बात हमारी चाइना के साथ है कि हम लोग आयात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हम लोग निर्यात कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होती है 21 बिलियन और साथ में 101 बिलियन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। चलिए, अब हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो हम करते हैं लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या निर्यात करते हैं। तो हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन, यार्न, कॉपर्स एंड ओर, मतलब कि कार्बनिक रसायन, सूती धागा, तांबा और अयस्क, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात हम लोग रेगुलरली इनको करते हैं। अब हमारा टॉपिक ये आता है, हमने ये पढ़ लिया कि हम चाइना से क्या आयात करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, और हम भारत वाले इंडिया जो है चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या निर्यात करता है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, रिलायंस है चाइना के इंपोर्ट पर क्यों है, क्या है इसका रीज़न, क्या है, ऐसा क्यों है, हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखा है कि जो चाइना का इंडिया का जो इंपोर्ट है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल उद्योग में ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा भारत है वो एक जेनेरिक दवाइयाँ बनाने में आगे है। ठीक है, जेनेरिक दवाइयाँ बनाता है, मेडिसिन बनाता है, तो उसके लिए, उनको बनाने के लिए हमारे भारत को कहीं ना कहीं API मतलब कि दवाइयाँ बनाने के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जो चाइना है वहाँ पर बड़े तादाद में ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक रीज़न हो गया चाइना पर डिपेंड होने का। अब देखो, चाइना जो है उन API को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को चाइना में ये प्रोड्यूस होता है, बड़े तादाद पर प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से चाइना में इसके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे भारत को मिल जाता है, इसलिए भारत को ये इंपोर्ट करना पड़ता है। अब कोई भी देश होगा वो यही जानेगा, यही सोचेगा कि मेरे को जो सामान सस्ता पड़ रहा है मैं वो लूँ। हम अपने घर में ही देख लो कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सस्ती चीज़ को लेते हैं एज़ कम्पेयर टू, लेकिन दोनों चीज़ें सही है, मानो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, और इसका कॉस्ट है 10 रुपये, इसका कॉस्ट है 2 रुपये। ठीक है, और कंडीशन दोनों की सेम है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, 2 रुपये वाली को करेंगे, जिससे कि हमारे 8 रुपये बच जाएं। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन हमारे कंट्री की, देश की होती है, तो हमारे देश में भी ये चीज़ देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची कर दें, तो यहाँ पे भी पैसा बचाया जाता है। तो उसी की वजह से जब API या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है चाइना हमें चीप रेट में दे रहा है, सस्ते रेट में दे रहा है, तो हम लोग वही चीज़ लेंगे। ठीक है, उसको इंपोर्ट करेंगे और जो पैसा बचेगा उसको हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को उठाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए उस पैसे का यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होती है किसी भी देश को आगे बढ़ाने की, तो वही स्ट्रेटेजी है। इसीलिए हम लोग API हो गया फिर कोई भी चीज़ हो गई, उसको हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। ये वाली बात हो गई। चलिए, अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम कोविड-19 के बारे में बात करें तो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि यात्रा पे प्रतिबंध लग गया था, कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे, तो चाइनीज़ जो API था वो भारत में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, उसकी निर्यात को अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि भारत को API के अपने निर्यात में भी कटौती करनी पड़ी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है कि ऐसी कंडीशन जो कोविड-19 आया था उसने हमें क्या सिखाया कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पूरी डिपेंडेंसी एक ही देश पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कहीं डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ये हमें कोविड-19 सिखा कर गया है कि पूरी डिपेंडेंसी एक ही देश में मत रखो, बल्कि अलग अलग देशों पे रखो। ये कोविड-19 ने बताया, क्योंकि चाइना भी कभी ना कभी धोखा दे सकता है और वो धोखा देने में माहिर है। ठीक है, वो उसकी डिप्लोमेसी है ऐसी कि वो क्या करता है कि लोगों को लालच देता है, फिर तुरंत उनको धोखा देता है। तो ये चाइना की एक डिप्लोमेसी है जिससे कि हमें बचना है, और वो कोविड-19 ने हमें इस चीज़ से बहुत रूबरू करवाया था। ये चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ चाइनीज़ API इज़ चीपर। आपको मैंने जो बताया कि जो चाइना का जो API है वो सस्ता दामों में पड़ता है, इसलिए हमारा जो इंडिया है वो उसको इंपोर्ट करता है, आयात करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
अब देखो यहाँ पे API की बात हो गई। अब ऐसा भी है जो हमारे जो प्लांट्स हैं कोयले के, ठीक है, चीन से आयातित महत्वपूर्ण उपकरणों में भारत का कोयला का तो उत्पादन जो होता है, जो कोयले से जो भी उत्पादन होता है इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वो कहीं ना कहीं किसी मशीन में डाल के उन कोयले का उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करा जाता होगा। तो वो जो मशीनें जो होती हैं, वो क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी हम लोग चाइना से ही आयात करते हैं, उनका भी हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो लगभग अगर हम बोलें तो 24% जो कोल एनर्जी जनरेट होती है वो चाइनीज़ इक्विपमेंट से ही होती है। अब देखो हमारी जो डिपेंडेंसी है API पर भी है चाइना पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स पर भी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स पर भी है, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स पे भी है। तो बहुत सारा निर्भरता हम लोगों ने चाइना पर कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता पड़ता है। अब क्या है, अब हमने ये सारा पढ़ लिया, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ट्रेड है अब क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इंडिया का चाइना के ट्रेड के साथ। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि इनमें फैक्टर क्या हैं, क्या कारण क्या है, रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से कारण हैं कि इंडिया में और चाइना में इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्यों आ रहा है, व्यापारिक घाटा इतना बड़ा क्यों आ गया, ऐसे कैसे हो गया, इंडिया इतना एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है, निर्यात क्यों नहीं कर पाता है, इंपोर्ट क्यों करता है, इतना बड़ा कैसे हो गया, वही रीज़न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रीज़न है। तो पहला रीज़न है चाइनाज़ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस। अब चीन जो है दुनिया का एक विनिर्माण केंद्र बन गया है। यहाँ पर क्या है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत सारा मैन्युफैक्चर करता है, उसको इम्पोर्ट करता है चाइना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ठीक है, तो चाइना क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट बनाता है उनका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ उसका निर्यात करता है, अपनी फैक्ट्रीज में बनाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, तो बहुत सारा इसीलिए उसका मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें, जो हमारा भारत है, उसने क्या करा कि प्राइमरी सेक्टर से तुरंत डायरेक्ट छलांग मारी टर्शरी सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो सेकेंडरी सेक्टर था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसने कहीं ना कहीं उसको स्किप कर दिया। इसकी वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस नहीं है, लगभग थोड़ा कम है डोमिनेंस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा कम है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया हो गया और आत्मनिर्भर भारत को चलाया गया, जो कि अभी भी हम लोग चला रहे हैं। तो इसी की वजह से कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर स्किप हुआ, तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है और हमें चाइना से आयात करना पड़ता है। चलिए, एक रीज़न तो ये हो गया कि ट्रेड इम्बैलेंस क्यों है, हम लोग इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं। दूसरा ये है कि जो इंडिया जो है वो चाइनीज़ गुड्स, जो चाइनीज़ के जो चीनी सामानों पर बहुत अधिक निर्भर है, और साथ में उनके चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार उत्पाद हो, उन पर चाइना पर डिपेंड रहता है। चलिए, और क्या है फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर आते हैं ट्रेड में, चाइना और इंडिया के ट्रेड में बहुत सारे बैरियर आते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन हो, ठीक है, चाहे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पर चाइना और इंडिया के ट्रेड में इम्बैलेंस दिखाई देता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बुनियादी ढांचा और रसद। अब देखो चाइना के पास अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी की वजह से वो लोग ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है, ट्रेड कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं। उसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो चाइना जो है, देखो चाइना जो है वो हिंद महासागर, ठीक है, मतलब कि इंडियन ओशियन में अपनी पैठ लगाने के लिए कभी सी पैक को बना रहा है, ठीक है, वो भी क्यों बना रहा है, जिससे कि वो ट्रेड कर सके, उसका जो रूट है वो दूर का रूट ना हो, वो डायरेक्ट पाकिस्तान के थ्रू आए और इंडियन ओशन में वो ट्रेड कर सके, उसके आसपास के कंट्रीज़ में ट्रेड कर, ठीक है।
तो इंडियन ओशन से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए इंडियन ओशन में जाते हुए वो अफ्रीका से उसका जो रास्ता है ट्रेड का वो कम हो जाए, ठीक है। कभी साउथ चाइना सी पे वो लड़ाई करता है, ठीक है, कभी वो BRI बना रहा है, कभी वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से चारे वो लेके चलता है इनिशिएटिव, जिससे कि वो उसको ट्रेड में नुकसान ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार वो बनाता रहता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में इतना बुनियादी ढांचा नहीं है, इंडिया की सड़कें भी अभी तक इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मैन होल्स देखे जाते हैं, ठीक है, गड्ढे देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो एक्सपोर्ट भी उसका ज़्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से, अगर हम बोले तो। चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा देख लिया, लेकिन एक पॉइंट और है। एक पॉइंट ये है कि जो हमारा इंडियन रुपी है, ठीक है, इंडियन रुपी है, मतलब इंडिया का जो रुपी है, रुपया है, और जो चाइना का जो युआन है, ठीक है, जो चाइना की जो करेंसी है वो युआन है। इंडिया का जो रुपी है वो वीकर है एज़ कम्पेयर टू चाइना के युआन से। अब उससे क्या होता है कि अब इंडिया का रुपी वीक है, अब इंडियन जो सामान जाएगा, जो एक्सपोर्ट करेगा, हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा चाइना को, तो वहाँ के लोगों को वो जो हमने सामान एक्सपोर्ट करा है, निर्यात करा है, वहाँ के लोगों को वो एक्सपेंसिव रहेगा, मतलब कि वो महंगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर चाइना हमारे यहाँ पर इंपोर्ट करता है, कोई भी सामान देता है, हाँ इंपोर्ट करता है, आयात मतलब हम लोग आयात करते हैं चाइना से, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सामान हमारे लोगों के लिए सस्ता रहेगा, ठीक है, सस्ता रहेगा। तो हम लोगों को अगर सस्ता सामान मिलेगा तो हम लोग वही खरीदेंगे, लेकिन अगर चाइनीज़ लोगों को इंडियन सामान मिलेगा तो वो महंगा मिलेगा, तो वो कम खरीदेंगे। अब डिमांड ही वहाँ पर नहीं है तो इंडिया जो है वो उस सामान को चाइना क्यों भेजेगा, एक्सपोर्ट क्यों करेगा? अगर ठीक है ना, कम एक्सपोर्ट तो करेगा लेकिन कम एक्सपोर्ट करेगा, तो इसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है चाइना के लिए वो कम हो जाता है। और चाइनीज़ गुड्स, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सस्ते की वजह से डिमांड ज़्यादा है, तो हमारा चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसी की वजह से यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट आ जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि चाइना में क्या क्या है, उनका इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है, चाइना का इंपोर्ट क्या है, क्यों उसके रीज़न है, ऐसा क्यों है, क्यों बढ़ा, ऐसे क्यों करा। अब लेकिन जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हमें अपनी साइड से ये लिख कर आना होता है कि वे फॉरवर्ड। हम लोगों ने समस्या तो पढ़ ली, लेकिन हम लोगों को ये लिख के आना होता है कि क्या मेजर्स हैं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम भी उस पदवी पे जाने वाले हैं, ठीक है, हम जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पदवी पे जाने वाले हैं, वहाँ पर बैठकर हमें इन्हीं समस्याओं का समाधान करना है। तो इसलिए हमें इस पेपर में, अपने मेंस में ये लिख कर आना पड़ता है, अपनी बुद्धि बतानी होती है कि हाँ हमें सेलेक्ट कर लो। अब देखो, हम इस देश को या इस राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाएंगे, चाहे कोई सी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो इसीलिए हमेशा मेंस में हमेशा आपको वे फॉरवर्ड और आगे का रास्ता लिख कर ही आना है। तो पहला हमारा वे फॉरवर्ड क्या है कि डाइवर्सिफाई द इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री। अब देखो कितना सिंपल सा वे फॉरवर्ड है कि हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, केवल चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए भैया, ऐसा मत करो, डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, आयात में विविधताएं लाओ, डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। अब इससे क्या होगा कि जो चाइना है उससे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। अब डाइवर्सिफाई कैसे करें? अब देखो, केवल चाइना थोड़ी ना है कि जहाँ पे तुम चाइना से ही इंपोर्ट करोगे, अरे तुम जाके वियतनाम से इंपोर्ट कर लो, साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर लो, ताइवान से इंपोर्ट करो, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करो, ठीक है, और भी कंट्री हैं, ठीक है, उनसे इंपोर्ट करो। जैसे कि ताइवान जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, चाइना बनाता है, चाइना से ना करके आप ताइवान से कर लो। यहाँ पर डाइवर्सिफाई करो, एक जगह मत रखो, प्लान ABCD लेके चलो। ये नहीं होता कि आप चाइना पे ही चिपक जाओ कि भाई हमें इसी से लेना है, इसी से इंपोर्ट करना है ना, ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि चाइना कभी धोखा देगा, उसकी डिप्लोमेसी है। इसीलिए आपको अपना जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो पहला हमारा आगे का रास्ता क्या हुआ, डाइवर्सिफाई करो। दूसरा क्या है, स्टेप शुड बी टेकन एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट टू चाइना,
कि भारत को चीन को अपना निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें अपना ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। अब ट्रेड डेफिसिट या फिर व्यापार घाटा कम कैसे होगा? जब हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अपना निर्यात बढ़ाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही इसका एक वन ऑफ द हम बोलें तो एक मेज़र है कि हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा हमारा वे फॉरवर्ड। तीसरा हमारा वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया शुड फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से एक्सपोर्ट करें? तो ये वाले एक्सपोर्ट करो, ऐसे एक्सपोर्ट जिनसे कि आपको प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज़्यादा हो। हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स करो, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉफिट मेकिंग हो सके। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एक और वे फॉरवर्ड है कि ऐसा करो ना कि हम लोग अपना खुद का घरेलू उद्योगों को विकसित कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, उससे एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा निकलेगा कि हमारे जो युवा हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, कोई भी ऐसे नहीं घूमेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको भी पैसा मिलेगा, युवाओं को। अब वो पैसा खर्च करेंगे तो किसी और को मिलेगा, तो किसी और को मिलेगा, किसी और को मिलेगा। ऐसे करते करते पूरे हमारे देश की इकोनॉमी चल जाएगी और हमारा देश आगे बढ़ने को अग्रसर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए किसी भी देश हो या फिर कोई भी राज्य हो, उसमें इंडस्ट्रीज़ खोलना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक वे फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा वे फॉरवर्ड हो गया कि रिव्यू द FTAs। यहाँ पर क्या बोला है कि भारत को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि भारत को चाइना के साथ कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करे, जिससे कि इंडिया इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने के बाद इंडिया अपना एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात बढ़ा दे और चाइना और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे आज की वीडियो, पूरा का पूरा वे फॉरवर्ड। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए और बच्चों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।